हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लास्ट क्लास में एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट निकाल चुके थे, यानी कि इलेक्ट्रॉन की nवे कक्षा में ऊर्जा हम निकाल चुके थे। तो इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि किस तरीके से अगर हमारे पास दो ऑर्बिट दिए हों या इलेक्ट्रॉन जो है एक ऑर्बिट से, एक लेवल से दूसरे ऑर्बिट पे जंप करके जाए, तो हम कैसे उसकी एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। तो हम दोबारा से जरा इस एनर्जी को लिखते हैं, E बराबर जेड स्क्वायर ई की पावर 4m। एनर्जी हमें दे रखी है E बराबर माइनस जेड स्क्वायर ई की पावर 4 इंटू m अपॉन 8h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर 8h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n का स्क्वायर। ये हमारे पास एनर्जी आ गई, यानी कि कुल ऊर्जा हमारे पास यहाँ पर आ गई। यही हमें यहाँ पर कुल ऊर्जा दे रखी है, जहां पे n का मतलब होता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जिसको हम बेसिकली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहते हैं, या हम नंबर ऑफ शेल्स इसे कह सकते हैं। ये शेलों की संख्या हमें यहाँ पर दे रखी है। सो अगर मैं कहूं इफ इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम n1 शेल टू n2 शेल, यदि इलेक्ट्रॉन n1 कक्षा से n2 कक्षा में कूदता है, तो पहली एनर्जी कितनी हो जाएगी n1 के लिए। एनर्जी फॉर n1 शेल, यानी n1 कक्षा के लिए ऊर्जा कितनी होगी। तो n1 कक्षा के लिए ऊर्जा हमारी होगी E1 बराबर, देखिए फॉर्मूला पूरा सेम रहेगा, जेड स्क्वायर ई की पावर 4m होल डिवाइडेड बाय 8h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, और n1 का यहाँ पर बन जाएगा स्क्वायर। इसको मैं प्रथम समीकरण मान लेता हूँ। कहाँ जंप कर रहा है, तो दूसरे एंड पर जंप कर रहा है। तो एनर्जी फॉर n2 शेल, n2 कक्षा के लिए, n2 कक्षा के लिए ऊर्जा, तो n2 कक्षा के लिए ऊर्जा कितनी बन जाएगी, यह बन जाएगी E2 बराबर माइनस जेड स्क्वायर ई की पावर 4m बटा 8 स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर n2 का स्क्वायर। ये हमारा बन जाएगा दूसरा। अगर हम यहाँ पर चेंज इन एनर्जी निकालें, यानी कि हम निकालें ऊर्जा में अंतर, चेंज इन एनर्जी, ऊर्जा में परिवर्तन, अगर हम यहाँ पर निकालें ऊर्जा में परिवर्तन, तो ऊर्जा में परिवर्तन हमें पता है E2 माइनस E1 होता है। इसको हम डेल्टा E कहते हैं। डेल्टा E क्या होता है, E2 माइनस E1। E2 का मान है माइनस Z माइनस जेड स्क्वायर ई की पावर 4m अपॉन 8h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, अब 2 है ना, का स्क्वायर n2 का स्क्वायर, माइनस फॉर्मूले का माइनस, और ये माइनस था जेड स्क्वायर ई की पावर 4m अपॉन 8h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n1 का स्क्वायर। ये इस तरीके से बन जाएगा, यानी कि डेल्टा ई हम ऐसे ही रखेंगे। क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस जेड स्क्वायर ई की पावर 4m 8h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, यहाँ बचेगा 1 अपॉन n2 का स्क्वायर, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस। एक काम करते हैं, इस माइनस को अंदर भेज देते हैं, जिससे आपको टेंशन दूर हो जाए। माइनस का n2 का स्क्वायर बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन n1 का स्क्वायर। ऑन रीअरेंजिंग इट, माइनस वाले को पीछे प्लस वाले को आगे लिख के, हमारे पास जो ऊर्जा का गैप आएगा वो आ जाएगा जेड स्क्वायर ई की पावर 4m अपॉन 8h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, यहाँ आएगा 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या बन जाएगी, एनर्जी बन जाएगी। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी। चलिए नोट करेंगे फटाफट से।
nth ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन n2 ऑर्बिट पे जंप करता है तो E1 बराबर माइनस जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन n 8 h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर हो गया है। n1 का स्क्वायर ये पहला समीकरण हो गया और एनर्जी फॉर n2 शेल n2 कक्षा के लिए ऊर्जा होगी E2 बराबर माइनस जेड स्क्वायर ई की पावर 4 m 8 h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट गुणा n2 का स्क्वायर। अब हमें पता है पहले में से दूसरे को माइनस कर देंगे तो E2 माइनस E1, चेंज इन एनर्जी निकाल लेंगे ऊर्जा में परिवर्तन, तो E2 माइनस E1, E2 का मान लगा दिया माइनस जेड स्क्वायर ई की पावर 4 m अपॉन 8 h स्क्वायर एप्सिलॉन n2 का स्क्वायर माइनस और माइनस फॉर्मूले का हमारे पास है और ये माइनस हमारे पास पहले से ही था माइनस जेड स्क्वायर ई की पावर 4 m 8 h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट n1 का स्क्वायर। तो आप देखेंगे जेड स्क्वायर ई की पावर 4 m जेड स्क्वायर ई की पावर 4 m बाहर आ जाएगा, 8 बाहर आ गया, h स्क्वायर बाहर आ गया, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर बाहर आ गया, बचेगा माइनस का n2 स्क्वायर, माइनस और माइनस हो गए प्लस और यहाँ पर बचेगा n1 का स्क्वायर। ये हमारे पास समीकरण बना जिसको हमने अरेंज किया, इसको ढंग से अरेंज करके हमारे पास आया जेड स्क्वायर ई की पावर 4 m अपॉन 8 h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। नाउ आपको अगर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी निकालनी है, फ्रीक्वेंसी यानी कि अगर आपको यहाँ पर आवृत्ति निकालनी है तो आप जानते हैं बोर की आवृत्ति शर्त क्या है, न्यू बराबर E2 माइनस E1 अपॉन में H। तो दोस्तों आपको क्या करना है, ये E2 माइनस E1 का पूरा मान लगा दे, जेड स्क्वायर ई की पावर 4 m अपॉन 8 h क्यूब बन जाएगा ना, ये h यहीं पे आ जाएगा तो h गुना h क्यूब एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। तो ये आपका बन गया है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी आप कैसे निकालेंगे, सेम फॉर्मूला है जेड स्क्वायर ई की पावर 4 z का स्क्वायर ई की पावर 4 m अपॉन में 8 h क्यूब एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर ब्रैकेट 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा ना। अगर हम यहाँ पर एक और बात करें कि सर वेवलेंथ निकाल लेते हैं, वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य अगर हमें यहाँ पर निकालने हैं, तरंग दैर्घ्य, तो तरंग दैर्घ्य के लिए आप याद रखें v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा यानी कि स्पीड बराबर फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है, यानी कि चाल बराबर आवृत्ति गुणा तरंग दैर्घ्य। ये हमारे पास क्या होता है, किसी भी तरंग के लिए ये एक वैलिड फॉर्मूला हमारे पास होता है। तो स्पीड कितने से चलता है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर हम ले रहे हैं c से चल रहा है स्पीड ऑफ लाइट, आवृत्ति है न्यू और लैम्डा है यहाँ पर, तो न्यू का मान आ जाएगा c अपॉन में लैम्डा, तो न्यू की जगह न्यू रख देते हैं, जो हमारे पास न्यू है इस वैल्यू को लगने, या मैं बोलूँ लैम्डा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, c अपॉन में न्यू, है ना। तो लैम्डा हमें निकालना है, लैम्डा इज इक्वल्स टू c अपॉन न्यू, या हम बोल सकते हैं 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू न्यू बाय c, यही बोल सकते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे ध्यान से देंगे, c इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, है ना। तो अब न्यू का मान पुट कर दो, पुट न्यू दैट इज फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति रख दो, यहाँ पर आवृत्ति का मान रख देते हैं। तो आवृत्ति का मान क्या है हमारे पास, आप देखेंगे 1 अपॉन लैम्डा ऐसे रहेगा, 1 बटा c अपनी ही जगह और न्यू की जगह आएगा जेड स्क्वायर ई की पावर 4 m अपॉन में 8 h का क्यूब एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, यही है जेड स्क्वायर ई की पावर 4 m 8 h क्यूब एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, 8 h क्यूब एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, यहाँ पर चलेगा 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी। c यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास 1 अपॉन लैम्डा का मान आ जाएगा जेड स्क्वायर ई की पावर 4 m अपॉन 8 c h क्यूब एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू होती है e की पावर 4 m अपॉन 8 c h क्यूब एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, इसको हम r कहते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है ना, ये सारा नियत ही तो है, क्या है, नियत है, यानी कि ये कांस्टेंट है और इसको हम कहते हैं r के इक्वल है ये सारा का सारा, और r हमारा यहाँ पर होता है रिडबर्ग कांस्टेंट, रिडबर्ग्स कांस्टेंट, रिडबर्ग नियतांक, जिसका मान होता है हमारे पास r बराबर 1090 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर इनवर्स।
अगर हम इस इक्वेशन को देखेंगे वापस तो 1/λ बराबर आ गया आर, इस पूरे की जगह हमने आर रख दिया, e⁴ m 8 बचा z², तो आर जेड स्क्वायर, यहाँ बचेगा 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये हमारे पास वेवलेंथ की इक्वेशन आ गई, तरंग दैर्ध्य का समीकरण हमारे पास आ गया। चलिए फटाफट से नोट कर लेते हैं समीकरण को कि कैसे हमने निकाला। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ज्यादा तो नहीं बोलूंगा लेकिन थोड़ा सा तो है। सो हमने यहाँ पर क्या ले लिया था, z² e⁴ m कॉमन ले लिया था, अपॉन a to h² एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अब अगर हमसे कोई पूछ ले फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति ज्ञात करो, तो आवृत्ति निकालने के लिए हमें क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है बोर्स का, फ्रीक्वेंसी कंडीशन बोर की आवृत्ति की शर्त जो क्या थी, E2 माइनस E1/h यानी कि डेल्टा E/h। फॉर्मूला वही है, E = h न्यू, डेल्टा E = h न्यू। बस क्या करना है, न्यू निकालना है, तो h को हम नीचे भेज देते हैं ना, ये वही फॉर्मूला। तो न्यू = E2 माइनस E1/h, E2 माइनस E1 यानी कि डेल्टा E, इसका मान निकाला था z² e⁴ m/8h² एप्सिलॉन नॉट। ये h यहाँ पे था, एक 1/h ये, और ये पूरा मान ऐसे ही, तो h गुणा h क्या बन जाएगा, h का क्यूब, इसलिए हमने यहाँ पे इसको कंप्लीट लिख लिया था, z² e⁴ m/8h³ एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। चलिए नोट करेंगे इसे फटाफट से। तो हमने यहाँ पर न्यू की इक्वल टू लिख दिया z² e⁴ 8h³ एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, जो हमें सेम टू सेम यहाँ पर वैल्यू हमने निकाली ली थी, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, बस जस्ट h³ से मल्टीप्लाई करके 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर निकाल दिया। अब अगर क्वेश्चन में पूछता है वेवलेंथ निकालो, तरंग दैर्ध्य निकालो, तो हम सभी जानते हैं स्पीड = फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, यानी कि चाल बराबर आवृत्ति गुणा तरंग दैर्ध्य। तो अगर यहाँ पर हम यहाँ से 1/वेवलेंथ निकाले, तो ये लैम्डा इसके नीचे चला जाएगा और ये c यहाँ आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं 1/वेवलेंथ = यानी कि इस वेवलेंथ का 1 कर दिया, ये इसके नीचे चला गया और ये c इसके नीचे आ जाएगा, तो बन जाएगा ν/c, यानी कि 1 तरंग दैर्ध्य बराबर आवृत्ति बड़ा चाल, ठीक है। यानी कि 1/वेवलेंथ = फ्रीक्वेंसी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट, यहाँ पर बन जाएगी, स्पीड बन जाएगी। तो हम यहाँ से 1/λ = c/ν/c हमने निकाला, तो फ्रीक्वेंसी की जो भी हमने वैल्यू निकाली थी z² e⁴, यहाँ पर हमने फ्रीक्वेंसी निकाली थी ना, आवृत्ति, ये इस फॉर्मूला में हमने फ्रीक्वेंसी निकाली थी, इस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे, इस आवृत्ति के मान को यहाँ पर लगाने से हमारे पास आया 1/λ = 1/c ऐसी रहेगा, ये 1/c ऐसी रहा, और न्यू हमने लगा दिया वहां पर, ठीक है, न्यू हमने यहाँ पर लगा दिया, तो न्यू का मान कितना आएगा, ये आएगा z² e⁴ m/8h³ एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, यहाँ पर बन जाएगा। अब कुछ नहीं करना, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देखो z² e⁴ m ऐसे रहेगा और ये c से मल्टीप्लाई होगा, तो बन जाएगा c 8ch³ एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, तो ये बन गया 1/λ = z² e⁴ m, c मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो ये बन जाएगा यहाँ पर, ये c मल्टीप्लाई होते ही 8ch³ एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। यहाँ पे e⁴ m 8ch³ एप्सिलॉन नॉट को हम पूरे का पूरे को बोलते हैं कांस्टेंट नियत, और नियत यहाँ पर r यानी कि ऋणात्मक नियतांक है, तो ऋणात्मक नियतांक है e⁴ m 8ch³ एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। बस इस वैल्यू की जगह हमने ऋणात्मक कांस्टेंट यानी कि ऋणात्मक नियतांक लगा दिया, जिसका मान है r, और r है 1.090 × 10⁻7 मीटर इनवर्स, तो 1/λ का मान आ गया r z² 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अच्छा, अभी हमने देखा कि जो ऋणात्मक कांस्टेंट होता है r, वो होता है e⁴ m/8ch³ एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, इसको हम ऋणात्मक कांस्टेंट कह रहे थे, है ना, इसको ही हमने ऋणात्मक कांस्टेंट, ऋणात्मक का नियतांक का e⁴ m 8ch³ एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। आप अगर गौर से देखेंगे, जो हमने सबसे पहली एनर्जी की इक्वेशन निकाली थी, जो n के टर्म में थी, यानी कि n जो हमने देखा था ना सबसे पहला, जब n1 n2 से इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर रहा था, ये अगर मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर x मान लेता हूं, तो अगर मैं यहाँ पर ऋणात्मक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करूं, अगर मैं यहाँ पर ऋणात्मक कांस्टेंट लाना चाहता हूं, तो मैं एनर्जी का दोबारा से सूत्र लिखूंगा माइनस z² e⁴ m 8h² एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर, ठीक है। तो हमें पता है,
अकॉर्डिंग टू इक्वेशन एक्स, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन एक्स, फ्रॉम इक्वेशन एक्स, अगर मैं इक्वेशन एक्स की बात करूं तो इक्वेशन एक्स के हिसाब से आप देखेंगे हमारे पास जो एनर्जी थी वो थी e की पावर 4 जेड स्क्वायर m अपॉन में 8 एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, यही था हमारे पास इक्वेशन नंबर, वो भी माइनस में, और यहाँ पे था 1 अपॉन n का स्क्वायर, यही हमारे पास इक्वेशन थी, है ना। यही आप एनर्जी देखेंगे e की पावर 4 m माइनस का जेड स्क्वायर 8 एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन n का स्क्वायर, ये हमने एनर्जी यहाँ पे निकाल ली। अब सर मुझे कुछ ऐसा करना है कि यहाँ पर रेडबर्ग कांस्टेंट आ जाए, तो आप जरा ध्यान से देखें, इस एनर्जी को हम एज इट इज रहने देते हैं, माइनस को हम ऐसे ही रहने देते हैं, जेड स्क्वायर को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, या मैं एक काम करता हूँ जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को ऐसे लिख देता हूँ ब्रैकेट में और एन स्क्वायर साथ लिख देता हूँ, यानी कि मैंने जेड स्क्वायर और एन स्क्वायर साथ लिख दिया, तो आप देखोगे ई की पावर 4 यहीं पर है, एम यहीं पर है, अपॉन 8 ऐसा ही, एच स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर ऐसे, यानी कि मैंने इस फॉर्मूले को जस्ट एक मॉडिफाइड तरीके से लिखा है, जिसमें से जेड स्क्वायर एन स्क्वायर को मैंने साथ लिख दिया, बाकी सारी वैल्यूज मैंने एक ब्रैकेट में लिख दी। अब गाइस आपको आर इंट्रोड्यूस करना है, यू वांट टू इंट्रोड्यूस आर इन दिस फॉर्मूला, यानी कि आपको आर को यहाँ पर लेके आना है। तो आप देखो ई की पावर 4 है, एम है, 8 है, सी एच चाहिए, क्या चाहिए, सी एच। तो अगर मुझे यहाँ पर सी एच चाहिए तो मैथ्स कहती है इसके लिए मुझे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय सी एच करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय सी एच, यानी कि मुझे इस इक्वेशन को सी एच से गुणा व भाग करना होगा। तो जैसे ही मैं इसे सी एच से गुणा भाग करूंगा तो आप देखेंगे एनर्जी ऐसी रहेगी, माइनस जेड स्क्वायर ऐसे ही, एन स्क्वायर ऐसे ही, यहाँ पर सी एच से मैंने गुणा किया और सी एच से ही भाग दे दिया, क्या ही फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, इसलिए। और यहाँ आएगा ई की पावर 4 एम 8 एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, यही यहाँ पर बना। गौर से देखें, सी एच से गुणा कर देती है तो ई की पावर 4 एम 8 एच स्क्वायर एप्सिलॉन। अब क्या करना है सर, कुछ नहीं करना सर, इस सी एच को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो एनर्जी ऐसे ही माइनस जेड स्क्वायर एच सी, मैं इन दोनों को मैंने साथ ले लिया, इन तीनों को, अपॉन में एन स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं, ई की पावर 4 ऐसे ही, एम ऐसे ही, ये सी एच अंदर मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा 8 सी, और एच गुणा एच का स्क्वायर बन जाएगा एच का क्यूब, और एप्सिलॉन नॉट का क्या आ जाएगा, स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। ये बन गई हमारे पास वैल्यू। अब क्या किया जाए सर, अब कुछ नहीं करना, आप देखेंगे तो ये पूरा रिडबर्ग कांस्टेंट तो है हियर, यहाँ ई की पावर 4 एम 8 सी एच क्यूब एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर किसके बराबर है, रिडबर्ग कांस्टेंट के बराबर है, हाँ सर है। तो इसको यहाँ पर हटाओ और इसकी जगह आर लगा दो, तो आप देखोगे ई बराबर माइनस जेड स्क्वायर, माइनस जेड स्क्वायर, इस पूरे को हटाओ आर लगा दो, तो आर एच सी और नीचे बैठा है एन स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका फॉर्मूला। अब आप सभी जानते हैं बहुत ही आसान तरीकों से कि आर का मान है 1.090 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स, एच का मान है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, सी की वैल्यू है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और मैं आपके लिए एक हिंट और दे देता हूँ, यदि आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको कन्वर्ट करोगे एनर्जी को, तो इसके अंदर होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जूल। सारी वैल्यूज को लगाने के बाद, सब कुछ सॉल्व करने के बाद, एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की मिलेगी वो मिलेगी 13.6 अपॉन में एन स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा ईवी। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिलेशन फॉर यू, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट संबंध है। ई बराबर माइनस 13.6 अपॉन एन स्क्वायर ईवी, यानी कि जो ऊर्जा है माइनस 13.6 बटा एन स्क्वायर ईवी के समान है। तो ये डेरिवेशन आपको करनी आनी चाहिए। अब N1 का मान पता है तो फर्स्ट शेल की एनर्जी मिलेगी, N2 लगाओगे तो सेकंड शेल की एनर्जी, 3 लगाओगे तो थर्ड शेल की, 4 लगाओगे तो फोर्थ शेल की एनर्जी आपको मिलती जाएगी। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। सो आई होप ये डेरिवेशन, ये पॉइंट सारे क्लियर होंगे। अब नेक्स्ट क्लास पे इस पे न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे, पूरे के पूरे क्वेश्चन इस पे करेंगे, एंड देन बढ़ेंगे डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स पे कि इलेक्ट्रॉन जब एक शेल से दूसरे इलेक्ट्रॉन
कि शेल पे जंप करेगा तो कैसे एनर्जी रिलीज होगी, कितनी वेवलेंथ रिलीज होगी, क्या वेवलेंथ लगेगी वापस आने में, और कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी वापस आने में या वापस ऊपर भेजने में। इस तरीके से क्वेश्चन हम इस पे करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।